Okay, class. Our today's lecture is related to the arrangement of data in Excel sheets. इससे पहले पिछले लेक्चर्स में आपने इकोलॉजिकल सैम्पलिंग और इकोलॉजिकल डेटा कलेक्शन के बारे में पढ़ा था, यानी कि उसकी डिफरेंट टेक्निक्स या मेथड्स या फार्मूलाज जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हुए हैं। तो अब जो इकोलॉजी का डेटा हम कलेक्ट करते हैं उसको एक्सेल शीट में कैसे अरेंज किया जाता है, क्योंकि जब हम एक्सेल शीट में बना डालते हैं, आप क्योंकि बिल्कुल बेसिक लेवल पर हैं तो आपके लिए सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि डेटा को किस तरह से अरेंज करते हैं और उस अरेंज हुई हुई डेटा शीट्स को फिर यूज़ करके तो उसको एनालाइज किया जाता है किसी इकोलॉजिकल सॉफ्टवेयर से। सो अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन एक्सेल शीट, इसको समझने के लिए एक केस स्टडी माइंड में रखें आप लोग, इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल वेरिएबल्स ऑन स्पीशीज। ठीक है, और प्लांट स्पीशीज भी हो सकती हैं, एनिमल स्पीशीज भी हो सकती हैं। हम दोनों तरह की स्पीशीज के ऊपर एनवायरमेंट का इफेक्ट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी इकोलॉजिकल बेसिक इकोलॉजिकल स्टडी में। अगर हम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का इफेक्ट प्लांट स्पीशीज के ऊपर देखना चाहें तो उस केस के लिए दो डेटा मैट्रिक्स बनेंगे, एक होगा स्पीशीज डेटा मैट्रिक्स और दूसरा होगा इन्वायरमेंट या इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स डेटा मैट्रिक्स। स्पीशीज डेटा मैट्रिक्स, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, मैट्रिक्स वैसे तो आप लोगों ने मैथ्स में भी पढ़ा होगा, फिजिक्स में आप लोग इससे नो हाउ है आपका। सिंपली हम कह सकते हैं कि जो मैट्रिक्स होता है इट इज अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स, सिंबल्स और एक्सप्रेशंस अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, कोई नंबर्स का या डिजिट्स का रोज एंड कॉलम्स की शक्ल में अरेंज होना, एक रेक्टेंगुलर वे में अरेंज होना एक मैट्रिक्स कहलाता है। और अगर इस केस स्टडी के हवाले से हम देखें तो डेटा मैट्रिक्स जो है इट कॉन्स्टिट्यूट्स एन एक्सेल शीट हैविंग कंप्लीट क्वांटिटेटिव डेटा collected from all samples and coordinates। जितने भी कोऑर्डिनेट्स हमारे होंगे वो हमारे सैंपल्स ही होंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट 1 जो है वो सैंपल 1 है। अगर 100 कोऑर्डिनेट्स में से हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं किसी जगह पर तो वो हमारे 100 सैंपल्स होंगे। तो हर सैंपल या कोऑर्डिनेट में से इकट्ठा होने वाला डेटा, हर एक वेरिएबल से रिलेटेड इकट्ठा होने वाला डेटा जब हम डिजिट्स की फॉर्म में एक्सेल शीट में डालेंगे तो उसको हम बोल देंगे कि ये हमारा डेटा मैट्रिक्स है। Data matrix with the importance values और abundance values is known as species data matrix। ठीक है, अब क्योंकि हम दो चीज़ों को ले रहे हैं, दो चीज़ों का रिलेशनशिप देखना चाह रहे हैं इस स्टडी में, इन्वायरमेंट का और स्पीशीज का हमने रिलेशनशिप देखना है, तो इसलिए हमारे पास दो डेटा मैट्रिक्स होंगे। तो जो स्पीशीज डेटा मैट्रिक्स होगा उसमें स्पीशीज की इंपॉर्टेंस वैल्यू या अबंडेंस वैल्यूज हम पुट करेंगे, और एनवायरमेंटल डेटा मैट्रिक्स के अंदर जो भी जितने भी एनवायरमेंटल वेरिएबल्स हमने लिए हैं, 10 लिए हैं, 12 लिए हैं, 14 लिए हैं, उन सब का जो ऑब्जर्व्ड या मेजर्ड वैल्यू है, कैलकुलेटेड वैल्यू है, वो हम पुट करेंगे। ठीक है, और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं, एल्टीट्यूड हो सकता है, स्लोप हो सकती है, सॉइल के जो मिनरल्स हैं उनकी क्वांटिटीज हो सकती हैं। इसके अलावा किसी भी हैबिटेट की तरफ जो इन्वायरमेंट की तरफ जो ह्यूमन इंटरवेंस है या डिस्टर्बेंस है उसको देखा जा सकता है, या लाइट इंटेंसिटी, टेम्परेचर वगैरह जितने भी ये इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स हैं वो सब हम काउंट कर सकते हैं। जो स्पीशीज डेटा मैट्रिक्स है जिसमें मैंने आपको बताया है कि आईवी वैल्यूज यानी इम्पोर्टेंस वैल्यूज जो है वो डाली जाती हैं मैट्रिक्स के अंदर। तो स्पीशीज डेटा मैट्रिक्स को बनाने के लिए या स्पीशीज के डेटा को एक्सेल शीट में अरेंज करने के लिए कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले जो हमारे मैट्रिक्स की फर्स्ट रो होगी उसमें जो क्वाड्रेट नंबर है या क्वाड्रेट को नेम दे दें अगर,
तो वो लिखा जाता है, और फर्स्ट कॉलम में स्पीशीज को नंबर देकर या स्पीशीज का नाम लिखा जाता है, और दरमियान में फिर रेक्टेंगुलर वे में उसकी आईवी वैल्यूज पुट की जाती हैं, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, ये एक स्पीशीज डाटा मैट्रिक्स है जो मैंने एक्सेल में बनाया हुआ है। इसमें अगर आप देखें तो ये देखो, आप फर्स्ट रो है ये, इस फर्स्ट रो में ये जो नंबर दिया हुआ है 1 to 10, ये 10 सैंपल्स को प्रेजेंट करता है। और फर्स्ट कॉलम के अंदर ये स्पीशीज के नेम्स हैं, अगर देखा जाए तो ये एकेशिया मोडेस्टा है, सेल्सियस स्पीशी है, इसी तरह से डिफरेंट जो एलेटोला वेसिका है, डोडोनिया विस्कोसा, ये प्लांट नेम्स हैं। और अगर हम किसी स्पेसिफिक प्लेस पर हम किसी स्मॉल एनिमल्स का डाटा या आर्थ्रोपोड से रिलेटेड हम लेना चाहें तो उसी तरह से इनके नाम जो है इस फर्स्ट कॉलम में आ जाएंगे। और फर्स्ट कॉलम ये होगा, अब दरमियान में ये जो वैल्यूज हैं ये 3.45041 है, 0 है, ये आगे सारी 0 है, यहाँ पे 1.401 है, ये सारी क्या है, ये इन इम्पोर्टेंस वैल्यूज हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंस वैल्यू है 3.45041 इज द इम्पोर्टेंस वैल्यू ऑफ एकेशिया मोडेस्टा इन क्वाड्रेंट 1 या सैंपल 1। ठीक है, और सैंपल 2 से लेकर 8 तक के अंदर इसकी इम्पोर्टेंस वैल्यू जो है वो 0 है, और सैंपल 9 में एकेशिया मोडेस्टा की इम्पोर्टेंस वैल्यू है 1.401 और 10 में फिर 0 है। इसी तरह से ये जितनी भी बाकी स्पीशीज़ हैं उनकी इम्पोर्टेंस वैल्यूज़ जो हैं वो इसमें अरेंज हुई हुई हैं। तो ये हमारे पास जो शीट है, ये जो डाटा शीट है, ये हमारे पास है स्पीशीज़ डाटा मैट्रिक्स। ठीक है, अब इम्पोर्टेंस वैल्यूज क्या होती हैं? इम्पोर्टेंस वैल्यू इज अ मेजर ऑफ हाउ डोमिनेंट आर स्पीशीज is in a given forest area या is in a given habitat. It is a standard tool used by foresters to inventory a forest. ठीक है, किसी भी specific habitat, for example किसी forest area के अंदर जो species की dominance देखने का ये एक scale है, standard tool है importance value। ठीक है, और इम्पोर्टेंस वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करते हैं? इट इज द सम ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव बेसल एरिया, एंड इसकी वैल्यू जो है इसका कैलकुलेट करने के बाद इसका आंसर 0 से 300 के दरमियान आ सकता है। सो अगर इम्पोर्टेंस वैल्यू का आप फार्मूला लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे? आई वी इज इक्वल्स टू रिलेटिव फ्रीक्वेंसी प्लस रिलेटिव डेंसिटी प्लस रिलेटिव बेसल एरिया। ठीक है, इसमें से ये जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, डेंसिटी और बेसल एरिया है, फ्रीक्वेंसी, डेंसिटी और बेसल एरिया की डेफिनेशंस और फार्मूला और इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको इकोलॉजिकल सैम्पलिंग वाले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव डेंसिटी और रिलेटिव बेसल एरिया क्या होता है? सबसे पहले रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, द परसेंट ऑफ सैंपल्स occupied by species A as a percent of the occurrences of all species। एक स्पीशी की वैल्यू को जब हम उस सैंपल में मौजूद सारी स्पीशीज की वैल्यू से डिवाइड करेंगे, नंबर से डिवाइड करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो होगा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यानी कि प्रेजेंस, एक स्पीशी की जो प्रेजेंस है उसकी परसेंट है। फॉर एग्जांपल टोटल अगर 8 सैंपल्स हैं, 8 क्वाड्रेंट्स या 8 सैंपल्स में से डाटा कलेक्ट किया है, उन 8 में से 5 में एक स्पीशी पाई जाती है, और बाकी अगर कोई दूसरी जो स्पीशीज है 8 सैंपल्स की, उसके ऊपर उसको डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो होगी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। ठीक है, इफ अ स्पीशी इज फाउंड इन 5 out of 8 सैंपल्स, इट्स रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 62.5%। 5 को 8 पे डिवाइड करें तो 62 पॉइंट और मल्टीप्लाई करें 100 से तो 62.5% आता है। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर एरिया एज अ परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ऑल स्पीशीज। रिलेटिव बेसल एरिया क्या होता है? द टोटल बेसल एरिया ऑफ स्पीशी ए एज अ परसेंट ऑफ द टोटल बेसल एरिया ऑफ ऑल स्पीशीज। यानी रिलेटिव का मतलब है ना कि जितनी भी स्पीशी, एक स्पीशी की वैल्यू को
बाकी जितनी भी स्पीशीज हैं उन सब की वैल्यूज के साथ उसको रिलेट करना। रिलेटिव का लफ्जी मतलब हम ये कह सकते हैं। सो तो रिलेटिव जो भी जिस चीज का भी रिलेटिव निकालना है उसकी एक की वैल्यू को जितनी भी है उन सब की वैल्यू से डिवाइड करके 100 पर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है वो रिलेटिव होता है। The total basal area of species A as a percent of the total basal area of all the species. और basal area क्या होता है? It is the sum of the cross-sectional area of all the trees of species A measured as 4.5 feet above ground. ठीक है। बेसल एरिया इनफैक्ट होता है कि आप इन शॉर्ट जो ट्री अगर किसी ट्री का बेसल एरिया लेना होता है तो ट्री को दरमियान में से जहाँ पर उसकी जो एवरेज हाइट होती है 4.5 फीट अबव द ग्राउंड, ठीक है। एक ट्री है जमीन से 4.5 फीट ऊपर उसका जाके ना सरकमफेरेंस मेजर किया जाता है और उसको फिर बेसल एरिया के फार्मूला में पुट करके बेसल एरिया फाइंड आउट किया जाता है। तो जो बेसल एरिया की वैल्यू होती है फिर उसकी रिलेटिव वैल्यू निकाल ली जाती है। ठीक है। उसके बाद ये तीनों चीजें जब फाइंड आउट कर लेते हैं, तीनों को प्लस करके इम्पोर्टेंस वैल्यू निकाल लेते हैं और ये वो वैल्यू होती है जिसको इनफैक्ट हमने एनालिसिस में यूज करना होता है। डिफरेंट कंपैरिजंस में डिफरेंट रिलेशनशिप्स फाइंड आउट करने के लिए हमने इसको इस्तेमाल करना होता है। तो जितनी भी किसी स्पीशी की इम्पोर्टेंस वैल्यू ज़्यादा होती है उससे ये ज़ाहिर होता है कि वो स्पीशी जो है वो उस स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट या सैंपल के अंदर वेल रिप्रेजेंटेड है। ठीक है। सो a large importance value indicates the species A is well represented in the stand. Stand means जो sample ये coordinate है उसको stand बोला जा रहा है यहाँ पर। Because of some combinations of a large number of individuals of species A compared with the other species in a smaller number of individuals of species A, but the trees are large compared with others in the set. यानी number of individuals के हिसाब से भी और उसका जो basal area है दोनों हिसाब से हर तरह से उसको relate करने के बाद जब उसकी इम्पोर्टेंस वैल्यू देखी जाए तो वो दूसरी स्पीशीज की निस्बत अगर हाई हो तो इसका मतलब ये हुआ कि वो स्पीशी जो है वेल डोमिनेट हो रही है, वेल एडजस्टेड है, वेल रिप्रेजेंटेड है उस स्पेसिफिक स्टैंड या कोऑर्डिनेट या सैंपल के अंदर। ठीक है। सो इट वाज ऑल अबाउट द स्पीशीज डाटा मैट्रिक्स। second one is the environmental variable data matrix या इसको हम environment data matrix भी कह सकते हैं। जिस तरह से स्पीशीज डाटा मैट्रिक्स में पहली रो जो है वो कोऑर्डिनेट नंबर या कोऑर्डिनेट नेम को रिप्रेजेंट करती थी, इसी तरह से इसके अंदर भी पहली रो जो है वो कोऑर्डिनेट या सैंपल के नाम या नंबर को रिप्रेजेंट करती है और पहला कॉलम जो है इसमें एनवायरमेंटल वेरिएबल्स के नंबर या नेम को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद जो उसके दरमियान मैट्रिक्स के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो उन इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स की मेजरमेंट्स हैं या वैल्यूज़ हैं, कैलकुलेटेड वैल्यूज़ हैं जो हम पुट करेंगे। जस्ट लाइक दिस इज एन इन्वायरमेंटल डाटा मैट्रिक्स। ठीक है, जिसमें आपको इसी तरह से ये 10 सैम्पल्स दिखाए हुए हैं और इसके अंदर ये तकरीबन 6, 7, 8, 9, 11, 12 एनवायरमेंटल वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यूज इसके अंदर पुट हुई हुई हैं। ठीक है, एल्टीट्यूड है, स्लोप है, ग्रेजिंग प्रेशर, डिस्टर्बेंस, सॉइल पीएच, सॉइल ईसी, ऑर्गेनिक मैटर, परसेंट ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल, फॉस्फोरस इन सॉइल, पोटेशियम इन सॉइल, सैचुरेशन परसेंटेज ऑफ सॉइल और सॉइल टेक्सचर। ये चंद एक एनवायरमेंटल वेरिएबल्स हैं जिनकी ये वैल्यूज हैं। यानी कि सैंपल 1 के अंदर एल्टीट्यूड जो है वो इतना है, 2 में इतना है, 4 तक ये इतना एल्टीट्यूड था, यानी 4 सैंपल एक ही एल्टीट्यूड से लिए गए हैं। फिर अगले 4 सैंपल भी सेम एल्टीट्यूड से लिए गए हैं और उससे नेक्स्ट 2 सैंपल जो हैं फिर वो डिफरेंट एल्टीट्यूड से लिए गए हैं। इसी तरह से डिफरेंट स्लोप्स हैं और ग्रेजिंग प्रेशर है और डिस्टर्बेंस है। ठीक है,
और एक और चीज़ इसमें ये है कि जैसे देखें ग्रेजिंग प्रेशर, स्लोप और एल्टीट्यूड तो मेजर की हुई वैल्यूज़ होती हैं। इसी तरह से सॉइल पीएच, सॉइल ईसी भी पीएच मीटर या ईसी मीटर से मेजर कर ली जाती हैं। ऑर्गेनिक मैटर, फास्फोरस, पोटेशियम सैचुरेशन परसेंटेज वगैरह जो है वो लैब में हम एनालिसिस करके तो इनकी वैल्यूज़ जो है वो निकाल लेते हैं क्वान्टिटेटिव एनालिसिस से। सॉइल टेक्सचर जो है वो भी हम फाइंड आउट कर लेते होते हैं। जबकि डिस्टर्बेंस या ग्रेजिंग प्रेशर की वैल्यूज जो हैं ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड होती हैं। कुछ क्राइटेरियाज रख लिए जाते हैं, उसकी बेस पर डिफरेंट जगहों पर ग्रेजिंग प्रेशर और डिस्टर्बेंस को मेजर किया जाता है। क्योंकि ये एक किस्म की आपके पास क्वालिटेटिव वैल्यूज आ जाती हैं, इसलिए इस मैट्रिक्स के अंदर इनकी वैल्यूज को हमने क्योंकि डिजिट की फॉर्म में पुट करना होता है, इसलिए हम इसको क्लास या रैंक्स वगैरह दे लेते होते हैं और उसके बाद फिर इसको इधर उन क्लासेस के नंबर के हिसाब से पुट कर लेते होते हैं। ठीक है, जैसे सम इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स आर मेजर्ड इन द फील्ड, soil pH, soil EC, grazing pressure, human disturbance, altitude, and some environmental variables are estimated in lab. जैसा कि सॉइल मिनरल्स हैं, नाइट्रोजन, एनपीके वगैरह होते हैं। और इसके अलावा अगर हमने प्लांट पार्ट कोई कलेक्ट किया है डिफरेंट सैंपल्स के तौर पर, तो उनके प्लांट पार्ट्स के हम फाइटोकेमिकल्स वगैरह ले लेते हैं। या इसी तरह से हम इन्वायरमेंट के अंदर किसी और चीज़ को अगर हम देखना चाहते हैं, अगर फॉर एग्जांपल किसी माइक्रोबियल कम्युनिटी के अंदर हमने देखना है माइक्रोब के एडजेसेंट इन्वायरमेंट के फैक्टर्स को, तो उन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को हम इस तरह से हम ले सकते होते हैं। कुछ को उसी सेम प्लेस पर मेजर कर लिया जाता है डिफरेंट इक्विपमेंट्स की मदद से या ऑब्जर्वेशन की मदद से, और कुछ को सैंपल्स कलेक्ट करने के बाद लैब में लेकर आया जाता है और लैब में फिर उनकी मेजरमेंट करके उनकी वैल्यूज फाइंड आउट की जाती हैं। ठीक है, अगर तो डेटा जो है वो हम जो है इक्विपमेंट की मदद से मेजर कर रहे हैं या लैब में हमने एस्टिमेशन करके कैलकुलेशन की है, तो वो तो ऑलरेडी डिजिट्स की फॉर्म में होगा, क्वांटिटेटिव फॉर्म में होगा और हम उसको एज इट इज़ शीट में पुट कर देंगे। लेकिन अगर ऑब्जर्वेशन बेस्ड डेटा है, जैसे कि मैंने आपको ग्रेजिंग प्रेशर और ह्यूमन डिस्टर्बेंस की एग्जांपल दी थी, तो उसकी हम पहले स्टैंडर्डाइजेशन कर लेते हैं, यानी पहले हम उसको नंबर दे लेते हैं। नंबर देते हैं, इट इज गिवन रैंक्स और क्लासेस एंड नंबर ऑफ रैंक और क्लासेस पुट इन द मैट्रिक्स प्रेफरेंस, या उसकी इंटेंसिटी के हिसाब से ऐसी चीज़ों को फिर क्लासेस दे दी जाती हैं। जितनी भी 5 हो, 6 हो या 8 हो क्लासेस हो, वो 1 2 3 4 5 के हिसाब से फिर जो हमारी ऑब्जर्वेशन जिस क्लास में भी पुट हो रही होगी उस क्लास का नंबर हम जो है वो डाटा शीट में लगा देते हैं। For example, in case of human disturbance caused to a vegetation in a forest will be नंबर 1 पे अगर हम इसको अगर क्लासेस दें तो 5 क्लासेस में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। हाईएस्ट डिस्टर्बेंस, हाई डिस्टर्बेंस, मॉडरेट डिस्टर्बेंस, लो डिस्टर्बेंस एंड नो डिस्टर्बेंस। अगर फॉर एग्जांपल अगर 10 क्वाड्रेंट में से पहले 3 क्वाड्रेंट में हमें पता चलता है कि ह्यूमन डिस्टर्बेंस नहीं है, तो हम क्या पहले 3 क्वाड्रेंट के अंदर 5 लिख देंगे। अगले एक में हमें पता चलता है कि वहाँ पे दरमियानी सी डिस्टर्बेंस है, मॉडरेट डिस्टर्बेंस है, ज़्यादा शदीद नहीं है या ज़्यादा कम भी नहीं है, तो हम वहाँ पर नंबर 3 पुट कर देंगे। इसी तरह से जहाँ पर हाईएस्ट डिस्टर्बेंस हमें शो हो रही होती है, नंबर ऑफ टूरिस्ट्स को देखकर या टूरिस्ट जो कूड़ा क्रिकेट फेंकते हैं, पानी की खाली बोतलें या रैपर्स वगैरह या खाने पीने की चीज़ें वगैरह, या अगर कोई ट्री वगैरह जला हुआ कहीं नज़र आता है या ट्री कटिंग वगैरह नज़र आती है, तो इन सब बेसिस पर हम कह सकते हैं कि वहाँ पर हाईएस्ट डिस्टर्बेंस है। तो उसी हिसाब से हम फिर उस क्वाड्रेंट या उस सैंपल में नंबर 1 पुट कर देते होते हैं। ठीक है, दैट्स इट। इस तरह से ये स्पीशीज डाटा मैट्रिक्स बनते हैं। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें फिर हम ये चीज़ डिस्कस कर लेंगे कि किस तरह से इन स्पीशीज डाटा मैट्रिक्स और इन्वायरमेंटल डाटा मैट्रिक्स को यूज़ करके हम एनालिसिस कर सकते हैं या इनका रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं। जो मैं आपको सिंपल एंड ईजी वे में थोड़ी थोड़ी आपको सॉफ्टवेयर और चीज़ें आपको बताऊंगी, जो आपको नेक्स्ट आपका जो रिसर्च करियर है उसको जो है डिसाइड करने में भी हेल्पफुल होगा। ठीक है, दैट्स इट।
So now you people will summarize and conclude the method.